हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत में शिशु मृत्यु दर 27% है। टीकाकरण करवाने से यह मृत्यु दर कम की जा सकती है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इम्यूनाइजेशन वर्सेस वैक्सीनेशन। किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं और यह क्रिया टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कहलाती है। वैक्सीन किसी कमज़ोर बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन के जेनेटिक स्ट्रेन को लेकर बनाया जाता है। फिर उसे शरीर में डाला जाता है जिससे संबंधित बैक्टीरिया, वायरस से जुड़ी बीमारियों से इंसान बचा रहे। इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वैक्सीन के जरिए या नेचुरली शरीर के अंदर इम्यूनिटी विकसित की जाती है। उदाहरण के लिए, पोलियो वैक्सीन लगने से पहले बच्चे में पोलियो बीमारी होने का खतरा रहता है, लेकिन जब उसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है तो उसे वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। लेकिन वैक्सीन देने के बाद जब शरीर में पोलियो के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी काम करने लगती है तो उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन कमज़ोर या असक्रिय बैक्टीरिया या वायरस को शरीर में डालने से शुरू होती है। इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया वैक्सीनेशन के बाद इंसान के शरीर में शुरू होती है। इसमें बीमारी के खिलाफ शरीर के अंदर इम्यूनिटी विकसित होने लगती है। बच्चे कुछ संक्रमणों के लिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा के साथ पैदा होते हैं, मतलब एंटीबॉडी जन्म से पहले ही माँ की नाल से भ्रूण तक पहुँच जाती है और बच्चे को संक्रमण से बचाती है। स्तनपान करने वाले शिशुओं को अपनी मां के दूध से एंटीबॉडी प्राप्त करना जारी रहता है। हालांकि यह प्राकृतिक प्रतिरक्षा जीवन के पहले 6 महीनों के भीतर ही समाप्त हो जाती है और सभी बीमारियों से सुरक्षा नहीं हो पाती है। टीके शरीर में वायरस और बैक्टीरिया के अपडेटेड वर्जन पेश करके काम करते हैं। वे बीमारी का कारण नहीं बनते, बल्कि शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी देते हैं। यह एंटीबॉडी भविष्य में वायरस या बैक्टीरिया की पहचान करने और उससे लड़ने के लिए शरीर में बने रहते हैं। भारत में लगभग 10 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से 4 में से 1 की मृत्यु निमोनिया और डायरिया के कारण होती है, जो विश्व भर में शिशु मृत्यु के 2 प्रमुख कारण हैं। इनमें से ज़्यादातर को शिशु स्तनपान, टीकाकरण और उपचार देकर बचाया जा सकता है। जीवन के पहले वर्ष में भारत में केवल 65% शिशुओं को ही संपूर्ण टीकाकरण मिल पाता है। हालांकि जीवन बचाने और बीमारियों से बचाव की टीकाकरण की क्षमता के सबूत मौजूद हैं, फिर भी विश्व भर में लाखों छोटे बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, जो उन्हें और समाज को बीमारियों और महामारी के खतरे में डाल सकता है। कई बीमारियों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। छोटी माता, डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, मेनिंजाइटिस, कंठमाला का रोग यानी मम्स, निमोनिया और नीमोकॉकस, पोलियो, रूबेला, टिटनेस, काली खांसी यानी पर्टूसिस, रोटा वायरस के कारण होने वाला दस्त, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए और बी, मानव पेपिलोमा वायरस, कोविड-19। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बैक्टीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, जो गले, मुंह और नाक को संक्रमित करता है। गले में खराश, हल्का बुखार और ठंड लगने के बाद गले में सफ़ेद कलर की झिल्ली बढ़ जाती है, जिससे निगलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर झिल्ली श्वास नली को ढक लेती है तो हवा बंद हो जाती है और दम घुटने का खतरा हो जाता है। अगर जल्दी से इलाज नहीं किया जाता है तो डिप्थीरिया एक विष की तरह शरीर में फैलता है और हार्ट की मसल्स और कभी कभी नसों को जहर देता है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। यह लगभग 10% बच्चों के लिए घातक है। हेपेटाइटिस बी।
हेपेटाइटिस बी वायरस दूषित रक्त या यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है और जन्म के दौरान मां से उसके बच्चे तक भी जा सकता है। यह लीवर यानी हेपेटाइटिस की सूजन पैदा कर सकता है, जिससे सामान्य यकृत ऊतक यानी सिरोसिस लीवर कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस लीवर की सूजन और पीलिया का कारण बनता है और हालांकि ज़्यादातर पीड़ित 10 दिनों से 2 सप्ताह तक बीमार रहते हैं। संक्रमण शायद ही कभी लीवर की गंभीर क्षति का कारण बनता है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के खाने पीने से होता है। काली खांसी काली खांसी यानी पर्टुसिस एक जीवाणु के कारण होता है जो मुंह, नाक और गले को संक्रमित करता है। यह गंभीर खांसी का कारण बनता है, जिससे खाना पीना और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे, विशेष रूप से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर्टुसिस होने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। संक्रमण अक्सर गंभीर होता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। कभी कभी निमोनिया, मस्तिष्क की सूजन या मृत्यु हो सकती है। रोटावायरस रोटावायरस बच्चों में आंत्र स्रोत का एक कारण है। रोटावायरस के खिलाफ नियमित टीकाकरण की वजह से गैस्ट्रोएंटेरिटिस के कारण होने वाली घटनाओं और अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ गंभीर दस्त के कारण शिशु मृत्यु में कमी आई है। टीका हमेशा पूरी तरह से सुरक्षात्मक नहीं होता, लेकिन टीकाकरण वाले बच्चों में संक्रमण होने पर बहुत कम मामले मौत के होते हैं। चेचक एक बहुत ही आम बचपन की बीमारी है जो वेरिकाला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है। ये बहुत संक्रामक है और हवा के माध्यम से या किसी के खुले फफोले के साथ शारीरिक संपर्क से फैलता है। यह शायद ही कभी गंभीर बीमारी का कारण बनता है, लेकिन चिकन पॉक्स वाला बच्चा 7 से 10 दिनों तक बीमार हो सकता है। खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है। खसरे में तेज बुखार, शरीर पे दाने, नाक बहना, आँखों से पानी निकलना, कान में दर्द होता है। लगभग 6% बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है। खसरे से पीड़ित 1000 बच्चों में से एक बच्चे को मस्तिष्क में सूजन हो सकता है। जिन महिलाओं को खसरा हो जाता है उनका समय से पहले जन्म हो सकता है, यहाँ तक कि भ्रूण भी खो सकता है, यानी कि गर्भपात भी हो सकता है। 1000 मामलों में से 2 मामले घातक साबित हो सकते हैं। कंठमाला मम्प्स लार ग्रंथियों, विशेष रूप से पैरोटिड ग्रंथियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसमें बुखार, सर्दी, लार ग्रंथि में सूजन होती है। यह तब फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या बोलता है। मम्प्स वाले 10 बच्चों में से एक बच्चे को मस्तिष्क की सूजन, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर झिल्ली, लिक्विड, बहरापन, हृदय की समस्या होती है। महिलाओं में गर्भपात होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बैक्टीरिया शरीर में किसी घाव के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। इससे शरीर में जहर पैदा होता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। टिटनेस रोग में पूरे शरीर में दर्द की शिकायत होती है, लेकिन यह विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से मुंह खोलने या खाना निगलने में परेशानी भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति का जबड़ा लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉकजॉ भी कहा जाता है। पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह ज़्यादातर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है और उनके उम्र भर के लिए गंभीर समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ देती है। पोलियो सबसे गंभीर रूप में तंत्रिका की चोट का कारण बनती है, जिससे पक्षाघात यानी लकवा, सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं खड़ी करती है और कभी कभी इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। फेफड़ों का ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इसका अधिक खतरा होता है। निमोनिया के कीटाणु संक्रामक होते हैं जो छींकने या खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस सभी उम्र में गंभीर बीमारी और निमोनिया का कारण बनता है, लेकिन गंभीर जटिलताओं के लिए
बच्चों और वरिष्ठों को सबसे अधिक खतरा होता है। फ्लू के मौसम की शुरुआत में आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में 6 महीने से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। वार्षिक टीकाकरण आवश्यक है क्योंकि टाइप ए फ्लू वायरस वार्षिक रूप से अपनी विशेषताओं को बदलता है। कोविड-19 कोरोना वायरस रोग 2019 एक प्रकार का संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस की बूंदों और एरोसोल के माध्यम से फैलता है। अक्सर खांसी या छींकने से कोविड-19 अत्यधिक संक्रामक है और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए अस्पताल में भर्ती होने जैसे बदतर परिणाम पैदा कर सकता है। 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका जरूर लगाना चाहिए। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो यौन संपर्क से फैलता है। HPV के कारण जननांग, गर्भाशय ग्रीवा, शिश्न, गुदा और गले का कैंसर हो सकता है। HPV का टीका इन कैंसरों को विकसित होने से रोक सकता है। ज़्यादा सुरक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को 11 या 12 साल की उम्र के आसपास टीका लगवाना चाहिए। हालांकि टीकाकरण 9 साल की उम्र से ही शुरू किया जा सकता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। कौन सा टीका कब देना है? जन्म के समय में OPV 0, हेपेटाइटिस बी, BCG लगवाना चाहिए। 1.5 महीने के समय में OPV 1, पेंटा 1, रोटा 1, PCV 1, IPV 1 लगवाना चाहिए। 2.5 महीने के समय में OPV 2, पेंटा 2, रोटा 2 लगवाना चाहिए। 3.5 महीने के समय में OPV 3, पेंटा 3, रोटा 3, PCV 2, IPV 2 लगवाना चाहिए। 9 महीने के समय में MR1, IPV 3, जीवन सत्व 1, PCV बूस्टर लगवाना चाहिए। 16 महीने के बाद DPT बूस्टर 1, MMR, जीवन सत्व 2, OPV बूस्टर लगवाना चाहिए। 5 साल के बाद DPT बूस्टर 2 लगवाना चाहिए। 10 साल और 16 साल के बाद TD इंजेक्शन लगवाना चाहिए। विटामिन ए का डोज हर 6 महीने के अंतर पर लेना चाहिए। BCG वैक्सीन। BCG का पूरा नाम बैसिलस कैल्मेडी-ग्यूरिन है। शिशु को TB और मेनिंजाइटिस से सुरक्षित रखने के लिए ये टीका लगाया जाता है। BCG टीका लगाने का सही समय जन्म से लेके 1 साल तक है। जन्म के समय 0.05 ml का टीका दिया जाता है और 1 महीने बाद 0.1 ml का टीका उल्टे हाथ की बाह में लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी से शिशु को सुरक्षित रखने के लिए ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। 0.5 ml का एक डोज उल्टे पैर की जांघ में लगाया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो का टीका पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो से बचाने के लिए पिलाया जाता है। पोलियो का टीका जन्म के समय पिलाया जाता है, फिर उसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने के समय पोलियो का बूस्टर डोज 16 महीने के बाद भी पिलाया जाता है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है और भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए पोलियो की 2 बूंद ज़रूर पिलाते रहें। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस के कारण बच्चों को गंभीर दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रोटा वायरस से बचाव के लिए ही बच्चों को रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। ये वैक्सीन बच्चे को पोलियो की दवा की तरह ही पिलाई जाती है। यही इस वैक्सीन का मुख्य फ़ायदा है। रोटा वायरस वैक्सीन की 3 खुराक दी जाती है। पहली 1.5 महीने में, दूसरी 2.5 महीने में और तीसरी 3.5 महीने में पिलाई जाती है। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV वैक्सीन।
आईपीवी टीका 1.5 महीने में और 3.5 महीने के समय में लगाया जाता है। दोनों टीकों के बीच कम से कम 2 महीनों का अंतर होना जरूरी है। 0.1 ml का इंजेक्शन सीधे हाथ की बाह में लगाया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये 5 बीमारियों के लिए बनाया गया है। पेंटावैलेंट वैक्सीन बच्चों को 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने के समय पर लगाया जाता है। यह टीका बच्चों को उल्टे पैर की जांघ में 0.5 ml का डोज हर बार लगाया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन को 5 रोगों से बचाने वाला वैक्सीन भी कहा जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन जिन बीमारियों के लिए लगाया जाता है वह बीमारियां हैं डिप्थीरिया यानी कि गलघोंटू, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस और निमोनिया। यह टीका लगाने से बच्चों को हल्का बुखार आ सकता है और पैर में सूजन या गांठ भी बन सकती है, जो कि बर्फ़ लगाने से ठीक हो जाती है। पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पीसीवी वैक्सीन न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाने के लिए दिया जाता है। पीसीवी वैक्सीन की 3 खुराक बच्चों को दी जाती है। पहली 1.5 महीने में और दूसरी 3.5 महीने में दी जाती है। उसके बाद 9 महीने के बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। पीसीवी 0.5 ml का इंजेक्शन सीधे पैर की जांघ में लगाया जाता है। एचपीवी टीका मुख्य रूप से एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले कैंसर से बचाव के लिए लगाया जाता है। कुछ देशों में ये वायरस हर 4 में से 1 व्यक्ति में पाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में किशोर और युवा भी इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। यह टीका 11 से 12 साल की उम्र में लगाना चाहिए। एमआर वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन। यह टीका बच्चों को 9 महीने के बाद लगाया जाता है। उसके बाद 16 महीने के बाद लगाया जाता है। यह टीका 9 महीने से लेके 5 साल तक लगा सकते हैं। यह टीका 0.5 ml का इंजेक्शन सीधे हाथ की बाह में लगाया जाता है। यह टीका लगाने के बाद भी आपके बच्चों को मीजल या रूबेला हो सकता है, लेकिन यह टीका लगाने से आपके बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, तकलीफ़ कम होगी और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वायरस वैक्सीन। यह टीका खसरा, गलसुआ और रूबेला जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को लगाया जाता है। एमएमआर वैक्सीन 0.5 ml का इंजेक्शन सीधे हाथ की बाहों में लगाया जाता है। एमएमआर वैक्सीन 16 महीने से लेकर 5 साल तक लगा सकते हैं। मीजल्स, मम्स, रूबेला ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकते हैं। एमएमआर वैक्सीन लगाने के बाद इन बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। डीपीटी वैक्सीन, यह वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस जैसी बीमारियों के लिए लगाया जाता है। डीपीटी वैक्सीन 0.5 ml का इंजेक्शन उल्टे पैर की जांघ में लगाया जाता है। इंजेक्शन वाली जगह पे सूजन हो सकती है या गांठ भी बन सकती है। बर्फ़ की सिकाई करने से गांठ ठीक हो जाती है। डीपीटी का पहला बूस्टर 16 महीने के बाद और सेकंड बूस्टर 5 साल के बाद दिया जाता है। अगर बच्चे ने 1 साल तक कोई वैक्सीन न ली हो तो उसे DPT-1, DPT-2, DPT-3 1-1 महीने के अंतर पर दे सकते हैं।
टीडी वैक्सीन। टीडी वैक्सीन टिटेनस और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। इसका पहला डोज 10 साल के बच्चों के लिए दिया जाता है, दूसरा 16 साल के बच्चों के लिए दिया जाता है। यह टीका गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है। इसका पहला डोज जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले लगा लेना चाहिए और दूसरा डोज पहले डोज के 4 हफ्तों के बाद लगाया जाना चाहिए। टीडी का बूस्टर डोज एक ही बार लगाया जाता है अगर गर्भवती महिला ने पिछले 3 सालों में टीडी का वैक्सीन लिया है तो। टीकाकरण से संकोच। टीकाकरण से संकोच का मतलब स्वयं टीकाकरण से इनकार करने या अपने बच्चों को छूत के रोगों से बचाव करने वाले टीकों से दूर रखने से होता है। WHO का मानना है कि 2019 में यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए टॉप 10 खतरों में आता है। यह शब्द टीकाकरण करवाने से सीधे तौर पर मना करने, टीके लगवाने में देरी करने, टीकों को स्वीकार करने के बावजूद टीकों के उपयोग को नकारना। संकोच के प्रमुख कारण हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी, वैक्सीन या वैक्सीनेटर के प्रति अविश्वास, टीका अनावश्यक समझना, व्यक्ति को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं दिखती या वैक्सीन का मूल्य नहीं दिखता, और सुविधा टीकों तक न पहुंच पाना शामिल है। क्षेत्र तक टीकों की पहुंच बहुत मुश्किल होना, टीकाकरण के अवांछनीय प्रभावों का भय, लोगों में इस जागरूकता का अभाव कि टीका रोगों की रोकथाम में मददगार है और किस तरह टीकाकरण के जरिए घातक बीमारियों का मुकाबला किया जा सकता है। टीकाकरण के प्रति माता पिता के व्यवहार को प्रेरित करने के लिए हेल्थ वर्कर्स को बच्चों के माता पिताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए। एक प्रभावी बातचीत माता पिता की चिंताओं को दूर कर सकती है। ज़्यादातर मामलों में परिवार के लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास नहीं आते हैं, बल्कि वे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ बातचीत करते हैं। इसलिए हेल्थ वर्कर्स में टीकों और टीकों से रोके जाने वाली बीमारियों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाया जाना चाहिए। टीकों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए टीकों और टीकाकरण के बारे में जानकारियाँ मीडिया को दी जाएं। ज़रूरत पड़ने पर टीकाकरण के विशेषज्ञों को टीका के बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। टीकाकरण व्यवस्था में भरोसा पैदा करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे टीके की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को सबसे अच्छे से बता सकते हैं। वे टीकाकरण को लेकर समाज में फैली अफवाहों का निराकरण कर सकते हैं। मौजूदा डिजिटल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए सशक्त सोशल मीडिया गतिविधियों को अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया से निकट भविष्य में टीकाकरण कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने में मदद मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डिफरेंट सिचुएशंस में टूरिस्ट के लिए टीकों की सलाह देता है। उन टीकों में डिप्थीरिया वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए का टीका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, जापानी एन्सेफेलिटिस, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, रेबीज का टीका और येलो फीवर टीका शामिल हैं। टीके लगने के बाद बच्चे को कब तक बुरा लगता है? कुछ बच्चे अपने टीके लगवाने के बाद 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा अस्वस्थ या अशांत महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल रिएक्शन 12 से 24 घंटों के बीच रहेगा और फिर घर पर आपके थोड़े से प्यार और देखभाल से बेहतर हो जाएगा। टीके के बाद बुखार कितने समय तक रहता है? टीकों के साथ बुखार सामान्य, हानिरहित और पॉसिबली सहायक होता है। कारण बुखार आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को तेज कर देता है। ज़्यादातर टीकों के साथ बुखार 12 घंटों के भीतर शुरू होता है और 1 से 2 दिनों तक रहता है। 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के लो ग्रेड के बुखार के लिए बुखार की दवाएं न दें। टीकाकरण का इम्पोर्टेंस। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को
नष्ट करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। टीकाकरण पीढ़ियों और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए तो विश्व में उनके बचाव में लगभग 15 लाख शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी का क्या कार्य है? इम्यूनिटी शरीर में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जैसी बाहरी शक्तियों से लड़ने या इन्हें खत्म करने के काम आती है। जैसे शरीर के अंदर यानी खून में किसी बैक्टीरिया, वायरस आदि का जैसे ही प्रवेश होता है, इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एक तरीके से यह फौज की तरह काम करता है। साइड इफ़ेक्ट्स। आमतौर पर वैक्सीन लगवाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही बुखार आ जाता है और 1 से 2 दिन में चला जाता है। वैक्सीन वाली जगह पर लालिमा, दर्द या छूने पर दर्द हो सकता है। आमतौर पर ये लक्षण 24 घंटे के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं और 3 से 5 दिन तक रहते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर छोटी सी सख्त गांठ बन सकती है जो बर्फ़ की सिकाई करने से ठीक हो जाती है। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे को ज़्यादा नींद आती है, वहीं कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। भारत के कितने प्रतिशत बच्चों ने टीकाकरण पूरा किया है? भारत के केवल 65% बच्चों ने अपने जीवन के पहले वर्ष में सब टीके लिए हैं। डॉक्टर एडवर्ड जेन्नर को फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।